नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। और ये खबर आजमगढ़ से है, जहां आज बीआरसी पलहनी जाफरपुर के सभागार में महिला शिक्षक संघ द्वारा लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र रविता राव रहीं। महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष शिखा मौर्य ने कहा कि कार्यक्रम का शुभारंभ वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई नारी शक्ति का अच्छा उदाहरण है, इसीलिए हम लोग उनसे प्रेरणा लेकर उन्हीं की तरह हमें बनना है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 ब्लॉकों के पदाधिकारी पूरे हो गए हैं, उन्हें पौधे देकर और प्राधिकरण पत्र का प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया है। क्या कुछ कहा शिखा मौर्य ने, पहले आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मैं शिखा मौर्य हूँ, जिलाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ आजमगढ़। सब क्या कार्यक्रम आज हुआ? यहाँ पर आज महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ ने वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव मनाया है। उनके चित्र के सामने हमने माल्यार्पण और दीपदान किया है। और संगठन जो है हमारा संघ महिलाओं का है, और रानी लक्ष्मीबाई अपने आप में एक बहुत सशक्त महिला थी, नारी शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है वो। तो हमारा संगठन भी उन्हीं की तरह उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करेगा। पौधा वितरण का कार्यक्रम हुआ है और प्राधिकार पत्र वितरण किया गया है। हमारे 2 ब्लॉक के पदाधिकारी पूरे हो गए हैं, तो उन्हीं को पौधे दिए गए हैं और प्राधिकार पत्र का वितरण किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंशु अस्थाना, जिला महामंत्री महिला शिक्षक संघ ने कहा, और उन्होंने संबोधन में कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव दीपोत्सव के रूप में मनाया गया है। उन्होंने भी कहा कि पहले एक लक्ष्मीबाई थी, अब महिला वीरांगना के रूप में हर जगह मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का एक समूह है जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और उन्होंने भी कहा कि संगठन प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक का संगठन है, जो सभी मिलकर अलग जगा रही हैं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अंशु अस्थाना, जिला महामंत्री महिला शिक्षक संघ। क्या कार्यक्रम? आज हम लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव मनाया है, जिसे हम लोगों ने दीपोत्सव के रूप में मनाया। और यहाँ पर सभी वीरांगनाएं हैं हमारे देश में। आज कभी एक महारानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन आज महारानी लक्ष्मीबाई का समूह है पूरा, और हम सभी मिलकर के निश्चित रूप से उनके जीवन से एक अपने आप में सीख लेकर के उस चीज़ को आगे चरितार्थ करेंगे। और हर स्तर पे महिलाएं आज आगे आकर के पूरी तरह से युद्ध के लिए तत्पर हैं। जहाँ कहीं भी उनको अपने किसी अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी होगी, वो आगे आएंगी। आज सभी जागरूक हैं, और इसी जागरूकता की अलग को जगाने के लिए हम लोगों ने ये आज जन्मोत्सव का आयोजन किया है। आपने कहीं टीम भी बनाया है क्या, जो पीड़ित महिलाएं हैं, आप कैसे आप? जी, ये महिला शिक्षक संघ है हमारा, जिसमें कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की महिलाओं का जो संघ है। और यहाँ पे जितनी भी शिक्षिकाएं हैं, किसी भी स्तर पे अगर वो शिक्षण का कार्य कर रही हैं, तो सभी इस संघ की सदस्य हैं। और हम सभी मिल करके इस अलग को जगा रहे हैं और आगे ले चल रहे हैं कि महिलाओं के साथ अब किसी प्रकार का कोई भी अत्याचार या उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी नीति न अपनाई जा सके जहाँ पर कि उनका कहीं नुकसान हो। हम लोग इस बात का पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो वही महिला शिक्षक संघ की तेज तर्रार मीडिया प्रभारी भावना वर्मा ने टीवी 20 न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम बहुत उत्साहपूर्वक रहा और ब्लॉक स्तरीय गठन का भी कार्यक्रम था जो संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि अब वह अबला नारी नहीं है, यह बात बहुत पुरानी हो गई है। आज हम लोग इकट्ठा होकर नारी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भावना वर्मा, मैं मीडिया प्रभारी हूँ महिला शिक्षक संघ आजमगढ़। क्या कार्यक्रम यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से। और साथ ही हमारा एक प्रोग्राम और भी था, जो हमारे ब्लॉक कंप्लीट हुए, पूर्ण हुए हैं। ब्लॉक का गठन जो था ब्लॉक स्तरीय, वो कंप्लीट हुआ है, जिसके प्राधिकार पत्र भी आज वितरित किए गए हैं। और सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से धूमधाम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं बस एक चीज़ यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग अब अबला नारी नहीं है। अब ये बात बहुत पुरानी हो गई है, और सारे इकट्ठे होकर के आज एक नई शक्ति का, एक यहाँ ऊर्जा का वो स्वरूप दिखा हुआ है। अंत में कार्यक्रम से उत्साहित शिखा मौर्य ने सभी शिक्षिकाओं को आभार व्यक्त किया और कहा कि संगठन महिलाओं के हित में हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 20 न्यूज आजमगढ़।
आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कारण है कि लोगों को इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा रहती है और सभी की उम्मीदों पर खरे भी उतरते हैं। चाहे लोगों को इलाज के लिए आर्थिक मदद देने की बात हो, गरीबों को राशन देने की बात हो, या कोरोना काल में लोगों को घर घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से देने का काम हो, सब में बढ़ चढ़कर इन्होंने लोगों का सहयोग किया। अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान विधायक ने लोगों का हाल जाना और गरीब असहायों का दर्द बांटते हुए इनके इलाज और बेटियों की शादी के लिए दिल खोलकर अपने वेतन से आर्थिक मदद दिया। विधायक श्री जमाली ने कहा, गरीब असहायों का सेवा सबसे बड़ा मानव धर्म है। क्षेत्र में गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों के इलाज और बेटियों की शादी के लिए क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता पिछले कई वर्षों से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीति में आने का मकसद ही गरीब, कमजोर, असहायों की मदद करना है। गरीब असहायों की मदद के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। विधायक द्वारा अपने वेतन से 7,10,000 रुपये और 5 से 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई। इसमें 15,000 रुपये मोहम्मद सुबहान सठियाव, एहसान अहमद, अमिलोवा 10,000 रुपये की मदद बालचंद राजभर, अवाव, सिम्मे यादव, सरदारपुर, बाबूराम अवध, पिचरी, राकेश कुमार, दौलताबाद, अकबाल अहमद मुबारकपुर, आरती, साइमा जोहरा, अमिलो, महेंद्र कुमार मौर्य, सगुप्ता मुबारकपुर, अंसार अहमद, चौहानागंज, शुभकांत कुमार, शकुंतला देवी चुमड़ी और 7,000 रुपये की आर्थिक मदद हसरतुन निसा देवली, तहसून खातून, अमिलो से सहित आधा सैकड़ों से ऊपर लोगों को दिया। इसके अलावा 5,000 रुपये की आर्थिक मदद गुलामुद्दीन गजेड़ा, सिक्कू यादव बस्ती, मनोज कुमार बस्ती सहित 100 से ऊपर लोगों को दिया गया है। विधायक की इस नेक कार्य की TV20 न्यूज तहे दिल से सलाम करता है। बलरामपुर जनपद के पचपड़वा विकास खंड अंतर्गत बिशनपुर विश्राम में स्थित राजकीय आश्रित पद्धति आवासीय बालिका विद्यालय में बाहरी लड़के के लड़कों के साथ छात्राओं और अध्यापिकाओं के अश्लील डांस करने का सनसनीखेज वीडियो वायरल होने से शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय समाज कल्याण विभाग की देखरेख में चल रहा है, जहां पर थारू समाज यानी कि जनजातीय वर्ग से आने वाली सैकड़ों बालिकाएं यहां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इसमें सरकार द्वारा रहने, खाने, पीने, ड्रेस, कॉपी, विद्यावाद सबकी व्यवस्था मुफ्त में दिया जाता है। गरीब लड़कियों के माता पिता भी अच्छे शिक्षा और संस्कार के लिए बड़े ही विश्वास के साथ यहाँ अपने बच्चियों को भेजते हैं। इस विद्यालय में किसी बाहरी पुरुष का बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित नहीं है, परंतु दीपावली के पर्व पर इन छात्राओं और अध्यापकों के साथ बाहरी लड़कों का अश्लील डांस कैसे हुआ? इन बाहरी लड़कों का विद्यालय में प्रवेश और छात्राओं के साथ अश्लील डांस पर विद्यालय प्रशासन पर एक नहीं अनेक सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले पर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष ने कहा कि इस प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। रिपोर्ट आने पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से जो वायरल हुआ संज्ञान में आया है वो उसकी जांच एक समिति बनाकर कराई गई है। समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है और रिपोर्ट के अनुसार जो भी अगर दोषी होगा पाया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे वहाँ पे तो कोई आ भी नहीं सकता है, फिर भी बाहर से लड़के आ गए तो प्रथम दृष्टया अब ये जांच का बिंदु है, कैसे आए और क्यों आए, किसकी कमी से आए या वहाँ के कर्मचारी, तो ये बिंदु जांच का है। जांच में आ जाता है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील परिसर में मंदिर प्रांगण पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की तहसील इकाई की बैठक आयोजित की गई, जो कि तहसील अधिकारियों के द्वारा लेखपालों को प्रताड़ित करने का मामला लेखपाल उठाते हुए विभिन्न मांगे रखते हुए तहसीलदार सगड़ी अभिषेक कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर अविलंब इन मांगों को 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण करने की मांग उठाई। बैठक को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष उत्तम सिंह ने कहा कि लेखपालों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आए दिन छुट्टियों के दिन भी जब सारे कर्मचारी अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी आराम करते हैं तो हमें बेवजह परेशान करने के लिए तहसील पर बुलाकर बैठकें की जाती हैं, जो ठीक नहीं है। जबकि हम भी तो इंसान हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं, जिसको लेकर लेखपाल संघ ने आक्रोश व्यक्त करते हुए काफ़ी नाराजगी व्यक्त की और तहसीलदार सगड़ी को ज्ञापन सौंपा। वहीं लेखपाल संघ द्वारा 4 सूत्री मांगे रखी गई। क्या कुछ कहा अरुण कुमार गुप्ता, मंत्री लेखपाल संघ अध्यक्ष ने, आपको सुनवाते हैं। बताएं अपना। मैं अरुण कुमार गुप्ता, तहसील लेखपाल संघ का मंत्री हूँ। लेखपाल साहब, किस तरह की मांगे थी और किस तरह ज्ञापन था जी? आज हमारे लेखपाल संघ की तहसील मंदिर पर बैठक थी और उसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि हम लोगों की जो साप्ताहिक बैठक होती है वह सप्ताह में केवल मंगलवार को, और उसकी टाइमिंग निश्चित रहे, दोपहर में 12 बजे से केवल 2 बजे के बीच में हो।
और हम लोगों की तमाम प्रमुख मांगे थी, जैसे क्रॉप कटिंग का मानदेय हुआ, एरियर भत्ता हुआ, आय जात निवास के लिए हम लोगों को 5 रुपये ने सरकार ने दिया है कि वो हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, वो मिले। बोनस है वो मिल जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिए हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये सब होगा। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र की शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ द्वारा एक दिवसीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 23 नवंबर 2021 से विक्रम इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर लाटखाट के खेल के मैदान पर किया गया है, जिसमें कुल 20 न्याय पंचायतों की 164 प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय प्रतिभाग करेंगे, जिसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों को लगाकर लेबर व मजदूर के साथ मैदान को तैयार किया जा रहा है। बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में दर्जनों छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभा करेंगे, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद, कुश्ती दौड़, लोकगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंताक्षरी, खो खो आदि कार्यक्रम किए जाएंगे, जिससे छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का अवसर तो प्राप्त होगा ही, फिर यहाँ से चुने गए छात्र छात्राएं तहसील स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। उसके उपरांत जिला स्तरीय एवं प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन में छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। इस संदर्भ में क्या कुछ कहा राम सिंह पटेल बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजक ने, आपको सुनवाते हैं। अनुपालन में श्रीमान दीनानाथ साहनी खंड शिक्षा अधिकारी अजमतगढ़ के दिशा निर्देशन में आज मैं राम सिंह फील्ड प्रभारी अपने सहयोगी सहायक अध्यापकों के साथ अवकाश के दिन भी फील्ड निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, ताकि दिनांक 23/11/2021 ईस्वी को बच्चों के खेल प्रतिभाग हेतु सही समय पर फील्ड समर्पित की जा सके। मैं फील्ड के निर्माण में सहयोग कर रहे सभी सम्मानित अध्यापकों एवं अन्य सम्मानित सहयोगियों का आभारी हूँ, जो बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु तन मन एवं धन का सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आप सभी का इस कार्य में सहयोग देने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आजमगढ़ से खबर है, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराजगंज के स्थित भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने भैरव बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की और मन्नत मांगी। सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। भक्तों की सुविधा और व्यवस्था संभालने के लिए वहां पहले से पुलिस के जवान तैनात थे। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दर्शन करने वाले भक्तों के बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं। पंडित जी, ये जो आज गुरु पूर्णिमा का जो शुभ अवसर है, जो कि मेला जो कि भैरव बाबा का लगा हुआ है, ये इसका क्या महत्व है, कुछ बताएंगे पंडित जी? महत्व यही है कि जो लोग मन्नत मानते हैं वो पूर्ण हो जाता है श्रद्धा भाव से। तो जो लोग मानते हैं वही आकर के यहाँ करते हैं अपना। अच्छा, तो आज कितना मतलब भैरव बाबा जो कि प्रचलित है, पूर्वांचल का ये बहुत विख्यात मंदिर है, तो क्या भैरव बाबा कुछ बता सकते हैं भैरव बाबा के लेकर? पहले अच्छा जब कराए थे, अच्छा, हम कुंड पार्वती कुंड है, अच्छा, वहाँ हवन होता है, अच्छा, वहाँ जो मूर्ति उनकी है वहाँ 3 भैरव अब हैं, अच्छा, तो उनको प्रसाद जो मन्नत मान के यहाँ जाते हैं वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ हवन कराते हैं। अच्छा, बस मेन मुख्य यही मान लीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज जनपद आजमगढ़ की विधानसभा दीदारगंज के ग्राम चित्रा महमूदपुर स्थित ब्लॉक अध्यक्ष रजनीकांत यादव के घर बैठक के दौरान कहा कि किसान की जीत हुई और भाजपा की केंद्र सरकार की हार हुई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का संघर्ष की देन है कि आज कृषि कानून वापस लेने पर सरकार को विवश होना पड़ा। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। देखिए, किसानों का ये अनवरत और जबरदस्त आंदोलन, दूसरा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जो ऐतिहासिक जो दौड़ा हुआ, जो रथ यात्रा लेकर के चले और लोग जगह जगह पर हजारों की तादाद में सवेरे 4:30 बजे तक खड़े रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इंतज़ार में, उनका स्वागत करने के लिए, उनको देखने और सुनने के लिए। तो इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा और केंद्र की सरकार, बीजेपी सरकार डर गई और डर करके उन्होंने किसी काले कानून को वापस लेने का आश्वासन दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बीजेपी सरकार किसानों के संबंध में जो कानून बनाए हैं उसको वापस लेंगी और किसानों को जो है
उनका अधिकार और सम्मान वापस मिलेगा। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परामर्श का आयोजन क्षेत्र के जमीनंदना गांव में किया गया, जिसमें क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग अपना इलाज कराने पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर मनीष त्रिपाठी द्वारा लगभग 100 हड्डी रोग के मरीजों का इलाज और परामर्श किया गया तथा उन्हें निःशुल्क दवाएं भी बांटी गई। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी द्वारा कोरोना काल से ही लगातार निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मेडिकल कैंप लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया जाता है कि लोग जागरूक हो जाएं, समय रहते अपने इलाज कराएं, नियमित व्यायाम करें, जिससे लोग जागरूक होकर समय से इलाज करा लें कि यह बीमारी कल से को बड़ी समस्या न बन जाए। कहते हो कि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी पूर्वांचल के माने जाने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी के पुत्र हैं। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। ग्रामीण अंचल में आपने कैंप लगाया है, जो लोग आपके अस्पताल आजमगढ़ नहीं पहुंच पाते हैं पैसे के अभाव में। जी जी। आज आप यहाँ लगाया है, बड़े लोग, कितने लोग देखे हैं आपने और क्या क्या? हमें लग रहा है लगभग 100 मरीज यहाँ अपनी समस्याओं के साथ आए हुए थे, जिनको हमने उनकी समस्याओं का समाधान बताया और कुछ जो हमारे पास दवाएं उपलब्ध थी वो दवाएं भी उनको वितरण किए। ये सर, आप कोरोना काल से ये कैंप लगातार लगा रहे हैं, कोई मकसद है कि इस तरह से आप क्या इसके बारे में? नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में मैं इसलिए लगाता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है अपनी जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बीमारी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जब तक इतनी सीरियस ना हो जाए कि वो बिस्तर पकड़ लें, तब तक वो उसी में अपने आप को घसीटते रहते हैं और उस बीमारी उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने काम करते रहते हैं। और वो जो छोटी सी बीमारी रहती है धीरे धीरे करके एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है और फिर जिसका इलाज या तो इतना महंगा हो जाता है या असंभव हो जाता है। तो ये मैं मेडिकल कैंप लोगों को जागरूक करने के लिए कि समय समय पे अपने इलाज और अपने डाइट में क्या करना चाहिए, अपने एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी क्या क्या करना चाहिए, तो उससे वो लोग जागरूक हों कि समय पे जो छोटी समस्या है उसको सही समय थोड़ा इलाज करा लें तो कल को बड़ी समस्या नहीं होगी। जिस तरह से आप कैंप लगा रहे हैं, निःशुल्क देख भी रहे हैं, निःशुल्क दवाई वितरण कर रहे हैं, क्या ये सुविधा आपके अस्पताल में भी उपलब्ध रहेगी? कुछ लोगों हमारे यहाँ जो है अस्पताल में हम जो है बैठते हैं मरीज देखने, तो हम ऑलरेडी अपने टेबल पे 500-1000 रुपये ले कर बैठते हैं। जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके पास अपनी फ़ीस भरने की भी नहीं क्षमता होती है, हम उनका पैसा रिटर्न करा देते हैं। जो हमारे पास दवाओं से जो दवाएं हमारे पास अवेलेबल उस समय रहती हैं वो दवाएं उनको उपलब्ध करा दी जाती है। अगर उनको ऑपरेशन कराना होता है तो अगर ऑपरेशन में भी जितनी भी हम मदद कर सकते हैं उनसे जितना हो पाता है वो करते हैं, बाकी हम अपनी तरफ से पूरी उनकी इलाज में मदद करते हैं। चलता रहेगा, क्या है इसका? जब तक शरीर साथ देगा तब तक सेवा की। शिवशंकर यादव। सर, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम जमीनंदना। ये सर, आज डॉक्टर साहब आए थे और यहाँ पे लोगों को निःशुल्क दवा बांटे, इसके बारे में बताइए। यहाँ ग्रामीण अंचल में मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है और लोग मरीज वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर साहब से हमने बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कि चलिए हम आपके गांव में कैंप लगाए और फिर इतना लोगों को जागरूक किए हैं, इतनी दवाई बांटे हैं, निःशुल्क किए हैं, ये धर्म का काम किए हैं। लगभग 100 लोगों को आज देखे होंगे। 100 जी, 100 लोगों। ये ग्रामीण अंचल में 100 लोग एकदम निरीह हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आके उनको जीवन दान मिला एक तरह से। आपका नाम क्या है? हरिवंश चौरसिया। किस गाँव निवासी? ग्राम जमीनंदना। आज आप यहाँ किसको दिखाए? आप अपनी माता जी को दिखाए हैं। क्या दिक्कत थी माता जी? माता जी को मतलब गाड़ी से वहीं एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा टूट गया था, ऑपरेशन करवाए थे और जो है निरंकार सिंह के यहाँ ऑपरेशन के बाद हमको लाने जाने में दिक्कत होती थी। आपके गांव में हाँ, आज मतलब जो तारीख है आज 19 तारीख नवंबर को हमारे गांव में जमीनंदना ग्राम में आए थे डॉक्टर साहब, आए हैं, उनसे दवा लिए हैं और सही व्यवस्था से देखे हैं, निःशुल्क देखे हैं, निःशुल्क दवा भी दिए हैं और हम उनसे आने जाने में दिक्कत थी आजमगढ़, लेकिन तब भी यहाँ पे आज दिखा लिए और बहुत संतुष्टि मिली। बहुत अच्छा है कि जो हम लोग दिखा लिए और दवा भी निःशुल्क मिली और डॉक्टर साहब कोई फीस। हाँ, दिक्कत है, अरे भाई सामना करना पड़ता है, फिर 4 व्हीलर से ले जाना पड़ता है सर जी। इसके बाद हम लोग अब यहीं दिखा लिए तो अच्छा है, सुलभ हो गया। न्यूनतम वेतन सहित 7 सूत्रीय मांग को लेकर आजमगढ़ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी कल से ही कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। दूसरे दिन भी सिधारी हार्डली में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने कहा कि उनकी मांगों में प्रमुख रूप से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, ईपीएफ घोटालों की जांच करने, कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल है। इसके लिए 7 सितंबर से ही लखनऊ के शक्ति भवन पर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के 76 दिन पूरा होने के बाद भी सरकार और प्रबंधन तंत्र अभी तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया। ऐसे में मजबूर होकर कार्य बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा है।
क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से हूँ। किस लिए धरने बैठे हैं आप? ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें संविदा कर्मियों को एक न्यूनतम वेतन जो 18,000 की मांग की गई है। दूसरा, मृतक श्रमिक को हित लाभ दिया जाए, EPF ESI में जो घोटाला हुआ उसकी जांच की जाए, संविदा कर्मियों को लाभ दिया जाए। ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। तो क्या अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो क्या आप? देखिए, हमारा धरना जो है वो आज 7 सितंबर से चल रहा है, जो ले दे के आज 76 दिन हो गया टोटल। हमारे जो केंद्र के पदाधिकारी हैं वो इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। इस बीच में हमारा शक्ति भवन पे 15 तारीख को घेराव भी था, लेकिन घेराव को विफल करने के लिए सरकार ने पुरजोर कोशिश की, लेकिन हमारी जनसभा इतना ज़्यादा थी, 50,000 की संख्या में लोग थे वहाँ पे मौजूद, कि सरकार की छवि खराब हो गई है। क्या लग रहा है आपकी बातें कहीं सुना नहीं जा रहा है? एकदम नहीं सुना जा रहा, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। सरकार को एनएम दिख रहा है, GNM दिख रहा है, PWD के अधिकारी दिख रहे हैं और बिजली कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं, जो रातों दिन रिस्क लेके काम कर रहे हैं। तो उसके बाद शक्ति भवन का घेराव करने के बाद हमारी सरकार से बात हुई, सरकार उसको विफल कर दिया। हमसे 22 तारीख तक का समय माना। हमारा उसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम भी था, स्वैच्छिक अवकाश, जिस पे सभी संविदा कर्मी आजमगढ़ जिले से स्वैच्छिक अवकाश पे चले गए हैं। और 18 नवंबर से कार्य बहिष्कार अनिश्चितकालीन है, जो हम लोग इस समय कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां शासन के निर्देश पर नवंबर माह में 100% प्रथम डोज का टीकाकरण करने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। इसमें स्प्लिट बूथ द्वारा डोर टू डोर लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा शुक्रवार को लगभग 1000 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं 15 टीमें बनाई गई है, जिसमें 14 टीमें ग्रामीण अंचलों में तथा 1 टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण के लिए लगाई गई है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि नवंबर माह में 100% प्रथम डोज का टीकाकरण पूरा करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए 15 स्पीड टीमें बनाई गई हैं। यह टीमें पूरे नवंबर माह तक सप्ताह के 7 दिनों तक लगातार प्रथम डोज का टीकाकरण करते हुए लक्ष्य को हासिल करेंगे। अभी तक 81% लोगों में प्रथम डोज का टीकाकरण किया गया है। वही 1000 प्रथम डोज तथा 2000 द्वितीय डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए इस टीम के लोग खंड खंड भाग में अलग अलग जगहों पर टीकाकरण कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ओकार पांडे ने तीनों कृषि कानून की सरकार द्वारा वापसी घोषणा पर किसानों को बधाई दी और कहा, सरकार के विरुद्ध किसानों की सबसे बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही, भविष्य में भी किसानों के हित की सभी मुद्दों को लेकर सुरक्षित संसद तक लड़ने का काम करेगी। किसानों के आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने को है। 700 से ऊपर किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी शहादत दी, लेकिन हठधर्मी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगे। बीजेपी सरकार अब समझ चुकी है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, जिसके कारण तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन इस घोषणा पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक ये तीनों कानून संसद से वापस ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार रिटर्न वाली सरकार है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के वादे के साथ सत्ता में आई। बीजेपी सरकार ने आज तक अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। प्रदेश में बीजेपी की चुनावी जमीन एकदम खिसक चुकी है, मतदाता उनसे भाग चुके हैं, ऐसा उन लोगों को एहसास हो चुका है। दूसरी चीज़ यह कि उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों ने घोषणा कर दिया था कि यहाँ पर भी वो किसान पंचायत करेंगे, और इससे घबरा करके प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों के वापसी के लिए घोषणा किया। लेकिन यह सरकार कभी भी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। महंगाई कम करने का वादा इन्होंने किया था, भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया था, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का वादा किया था, महिला सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन यह अपने सभी वादों पर फेल है। इसलिए इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब तक कि संसद से यह कानून वापस न हो तब तक किसानों को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है, जो कि बीजेपी सरकार को झुकने के लिए मजबूर की है। किसानों को बधाई। और 700 से ऊपर किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। और किसानों के 1 साल आंदोलन के लगभग पूरा होने जा रहे हैं, इसके बाद भी किसानों से वार्ता करने की भी इन्होंने कोशिश नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एकदम जमीन खिसक चुकी है, इनको आभास हो चुका है। और यह जानते हैं कि इस कृषि कानून के वापसी के बाद हमारा कुछ रास्ता बनेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है। जनता इनको नकार चुकी है और यह 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी से
बाहर हो जाएंगे। और ये खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस द्वारा माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा 18 नवंबर को जनपद के कुल 5 गैंगस्टर व्यक्तियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 1,86,22,000 रुपए की चल अचल संपत्ति को जब्त किया है। सोनभद्र पुलिस द्वारा माफिया एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा दिनांक 18/11/21 को जनपद के 5 गैंगस्टर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए 1,86,22,000 रुपये की चल अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश हुआ है। जिन 5 गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई है, इसमें संजय परिहार, नागेंद्र गुप्ता, रविंद्र भारती, चांद गोविंद एवं धर्मराज मौर्य शामिल हैं। धर्मेंद्र परिहार एक हत्याभियुक्त है जो गैंगस्टर और हत्या के जुर्म में अभी भी जेल में निरुद्ध है। इसकी कुल 1,15,84,000 रुपये की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। नागेंद्र गुप्ता और रविंद्र भारती ये चोरी के मामले में गैंगस्टर में निरुद्ध हैं और इनकी 24,70,000 की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। चांद गोविंद एक NDPS का अपराधी है और इसका एक अंतर प्रांतीय गिरोह है और ये इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसकी 45 लाख रुपए की संपत्ति चिन्हित की गई है। और धर्मराज मौर्य ये वन्य जीवों के विरुद्ध अपराध करने वाला गैंगस्टर है और इसकी कुल मिलाकर के 68,000 की संपत्ति अभी चिन्हित की गई है। इस प्रकार सोनभद्र पुलिस द्वारा कुल मिलाकर के 1,86,22,000 रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(2) के तहत जब्त। आजमगढ़ की सरजमी पर पहली बार सारेगामा म्यूजिक अकादमी मुंबई द्वारा 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन नगर के GT ग्लोबल स्कूल पर आयोजित किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड और रियलिटी शो के संबंध में बच्चों को गीत और ट्रेनिंग दी जाएगी। वर्कशॉप 20 नवंबर से शुरू होगा और 22 नवंबर के साथ समापन होगा। वर्कशॉप के अंतिम दिन सम्मिलित हुए सभी बच्चों के बीच प्रतियोगिता कराया जाएगा, जिसमें चयनित 10 उत्कृष्ट प्रदर्शनों में से के आधार पर उन्हें अगले राउंड के लिए चयन किया जाएगा। इतना ही नहीं, 22 नवंबर की रात्रि में उस वक्त उक्त 10 बच्चों का ऑडियंस के समक्ष कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। उक्त प्रतियोगिता के बाद प्रथम स्थान पाने वाले बच्चों को सारेगामा म्यूजिक अकादमी मुंबई द्वारा स्कॉलरशिप विनर के रूप में सम्मानित भी किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में सारेगामापा के 3 दिन का संगीत वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। सर, अपना परिचय देते हुए बताएं इसके बारे में विस्तार। जी, मेरा नाम नागेंद्र दुबे है। मैं इस सारेगामा म्यूज़िक एकेडमी का डीन हूँ और इस सारेगामा के बारे में मैं आपको बताऊँ, सारेगामा ये जो म्यूज़िक एकेडमी है ये मिस्टर गजेंद्र सिंह जी की एकेडमी है। मिस्टर गजेंद्र सिंह जी, जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने रियलिटी शोज़ की नींव रखी पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, जहां अंताक्षरी, सारेगामा, वॉइस ऑफ इंडिया, म्यूज़िक का महामुकाबला, इंडियाज़ रॉ स्टार, भारत की शान, सुर संग्राम, तमाम शोज़ उन्होंने बनाए। हिंदी में ही नहीं, रीजनल में, भोजपुरी में, बंगाली में, साउथ में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो उनकी सोच हमेशा से यही रही है, हमारे इस ग्रुप की सोच हमेशा यही रही है कि नए टैलेंट को मौका मिले, मंच मिले। जो टैलेंट गांव में या किसी अभाव से उनको हम मंच नहीं मिल पाता, जो आगे नहीं बढ़ पाते, सामने नहीं आ पाते, उनको मंच मिले। तो इसी में उन्होंने एक पहल की कि एक एकेडमी खोली जाए हिंदुस्तान में, एक ऐसी इक्विप एकेडमी हो जहां देश के कोने कोने से या दुनिया के कोने कोने से लोग आएँ और संगीत की वो सारी बारीकियां सीखें जिससे वो एक प्रोफेशनल सिंगर, एक जनरल सिंगर से वो प्रोफेशनल सिंगर बन पाएँ। तो उसी मुहिम में उन्होंने ये सारेगामा म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना की और मुंबई में ये आज वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एकेडमी है जो मुंबई में है। और अब हम लोग, चूँकि गजेंद्र सिंह जी का ये होम टाउन है आज़मगढ़, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं से होकर के वो मुंबई गए और दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया। तो उनकी एक सोच है कि मुंबई के बाद एक एकेडमी आज़मगढ़ में भी खोली जाए। उनका हमेशा से एक सपना है
कि यहाँ से जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। तो हमारी सोच ये है कि हम भविष्य में सारेगामा म्यूज़िक एकेडमी को लेकर के आज़मगढ़ में आए और आज़मगढ़ में एक एकेडमी खोली जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले प्लान किया कि हमारी अजय जी से बात हुई। अजय मिश्रा जी हैं, हरिहर घराने के अजय मिश्रा जी हैं, हरिहरपुर घराने के अजय मिश्रा जी हैं। वो हमारे बहुत पुराने परिचित हैं और संगीत के आप जानते ही हैं, आपके शहर के हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो उन कांग्रेस पार्टी कार्यालय से पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ठेकबा ब्लॉक अध्यक्ष रिंकू चौहान के नेतृत्व में पदयात्रा जिंदोपुर, वसई, जमुआमा, भगवतीपुर, ईरानी सहित तमाम इरनी, डोरीपुर, जिंदोपुर में समाप्त हुई। कार्यक्रम के संचालन कार्यक्रम पदयात्रा में कांग्रेस की सीमा भारती प्रदेश महासचिव अनुसूचित विभाग के सहित पूर्व प्रधान राज बलिराम भी उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि बिल जो वापस लिए गए हैं प्रियंका की देन है। प्रियंका गांधी के दिन उन्होंने कहा कि आज प्रियंका की देन है, आज ऐलान हो गया है कि तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएंगे। ये हमारे किसानों व सरकार की देन है। वह महंगाई खिलाफ गैस सिलेंडर, चूल्हा, बाइक, पेट्रोल, डीजल और गैस महंगाई खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर आम जनता का दुख भी बयां किया। कहा कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि आम जनमानस से 2 वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया है।